दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का ये तीसरा वीडियो है, जो आपके आगामी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट जेआरएफ तथा उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है, मैं ही राज्य हूँ, ये किसने कहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। मैं ही राज्य हूँ या आई एम द स्टेट, ये फ्रांस के लुई 14वें का कथन है। तो याद रखिएगा, फ्रांस का लुई 14वां ये कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं राज्य के आवश्यक तत्व कितने हैं। ऑप्शन है आपके 4, 7, 5 और 3। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आइए देख लेते हैं। एक कथन है कि राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके हीगल, बोसांके, कांट और ग्रीन। तो सही उत्तर है ये कथन टी.एच. ग्रीन यानी थॉमस हिल ग्रीन का है। वह एक आदर्शवादी विचारक था और उसका कथन है कि राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया है? तो सही उत्तर है ग्रीन। ग्रीन ने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना इस शब्द का प्रयोग किया है। एक महत्वपूर्ण कथन देखते हैं, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा या इच्छा राज्य का आधार है। ये कथन किसका है, यानी किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है आपके आदर्शवादी, मार्क्सवादी, यथार्थवादी या विकासवादी। तो सही उत्तर देखते हैं दोस्तों, ये कथन जो है कि विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट, यानी शक्ति नहीं बल्कि इच्छा राज्य का आधार है। ये टी.एच. ग्रीन का कथन है, जो कि एक आदर्शवादी विचारक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन देखते हैं मार्क्स, मिल, बोसांके, टी.एच. ग्रीन। तो सही उत्तर है दोस्तों, राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत टी.एच. ग्रीन ने प्रतिपादित किया है। और ग्रीन का मानना है कि राज्य ऐसी संस्था है जिसका ध्येय सामान्य हित को बढ़ावा देना है और सामान्य हित का विचार ही राजनीतिक कृतज्ञता का आधार है। अगला प्रश्न देखिए, यही प्रश्न दोहराया है टीजीटी परीक्षा 2009 में। संकल्प न की शक्ति राज्य का आधार है, ग्रीन का कथन है। और देखिए, ये यूपी जीआईसी परीक्षा 2012 में भी ये प्रश्न पूछा है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। कई बार ये कई परीक्षाओं में दोहराया है ये प्रश्न। तो याद रखिएगा, राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। टी.एच. ग्रीन का कथन है। टी.एच. ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद या आइडियलिज्म क्या है? राज्य का समर्थक, राज्य के विरुद्ध है, राज्य और व्यक्ति का समर्थक और व्यक्ति का समर्थक। तो दोस्तों, आदर्शवाद जो है वो राज्य का समर्थक है और आदर्शवाद राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है और ये कहता है कि राज्य जो है व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। प्रमुख आदर्शवादी विचारक जो हैं उसमें कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रैडले, बोसांके आदि विचारकों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कथन जो कहता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह इनका आरोपण है। ऑप्शन है आपके व्यक्तिपरक, अराजकतावादी, आदर्शवादी और मार्क्सवादी। तो सही उत्तर है दोस्तों, राज्य को नैतिक संस्था मानने वाली विचारधारा आदर्शवादी है और जो मानते हैं कि ये व्यक्ति के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? ऑप्शन है आपके उद्यमिता, क्षुधा या उत्पादन, शौर्य और चौथा है विवेक। तो सही उत्तर है दोस्तों, प्लेटो ने उद्यमिता को अधिक महत्व नहीं दिया है, जबकि विवेक, शौर्य और क्षुधा ये तीन जो गुण हैं
या 3 वर्ग होते हैं, इन गुणों के आधार पर 3 वर्गों की बात वो करता है जो कि राज्य के आवश्यक तत्व हैं। वो मानता है कि मनुष्य के व्यवहार में विवेक, शौर्य और तृष्णा, और इन्हीं के आधार पे जो गुण हैं, इन्हीं के आधार पर व्यक्तियों के समुदाय भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने कितनी निर्धारित की थी? तो सही उत्तर है 5040 व्यक्ति। एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो निर्धारित करते हुए कहता है कि एक आदर्श राज्य में 5040 व्यक्ति होने चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, वुडरो विल्सन के अनुसार कौन सा कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? ऑप्शन है आपके, कानून व्यवस्था बनाए रखना, श्रम कानून बनाना, दीवानी मामलों को निपटाना, और मनुष्यों द्वारा किए गए समझौतों का पालन करना। तो सही उत्तर है, वुडरो विल्सन के अनुसार राज्य का ऐच्छिक कार्य है श्रम कानून को बनाना। श्रम कानून को बनाना राज्य का ऐच्छिक कार्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य न ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों और सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का विस्तार मात्र है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके मैकाइवर, गार्नर, गैटेल या मोर्गन। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन गार्नर का है, जो राज्य के विकासवादी व्याख्या करने के क्रम में कहते हैं कि दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, पैतृक और मातृक सिद्धांत जो हैं, ये राज्य की उत्पत्ति की एकांगी व्याख्या करते हैं। इसलिए उनका मानना है कि राज्य न ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल का परिणाम है, न ही किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, और न ही परिवार का विस्तृत रूप है, बल्कि एक क्रमिक विकास से उत्पन्न एक ऐतिहासिक संस्था है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? तो सही उत्तर है, साहित्य और कला पर नियंत्रण संबंधी कार्य राज्य को नहीं करने चाहिए। ऐसा मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द वेव ऑफ गवर्नमेंट में लिखा है। जबकि पुस्तकालयों की व्यवस्था, कानून व्यवस्था का प्रबंध, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण, ये सब कार्य राज्य से संबंधित हैं और ये सब कार्य करने चाहिए। बल्कि केवल साहित्य और कला पर नियंत्रण जैसे कार्य राज्य को नहीं करने चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके लीकाक, बिलोबी, लास्की और मैकाइवर। दोस्तों, विल्सन कहता है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून की स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। इसके अलावा ब्लंटसली कहते हैं कि राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का समुदाय है। तो ये जो ऑप्शन है, इसमें से आपका कोई भी जो विचारक है इस कथन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि ये कथन विल्सन का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना करना है। इस उद्धरण का लेखक कौन है? तो सही उत्तर है दोस्तों अरस्तु। अरस्तु का मानना है कि राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य परिवारों और गांवों का समूह है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो आप जानते हैं ये अरस्तु का कथन है। और राज्य एक परिवार का विस्तार है, ये कथन किसका है? देखिए, राज्य एक परिवार का विस्तार है, ऐसा अरिस्टोटिल यानी अरस्तु का कहना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? तो ऑप्शन है आपके हीगल, लास्की, सेबाइन और ग्रीन। तो सही उत्तर है, ये कथन सेबाइन का है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। दोस्तों, जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, सेबाइन का कथन है। जबकि ई.एम. फोस्टर कहते हैं कि अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में सबसे महान है, और सेबाइन ने कहा है कि अरस्तु आदर्श राज्य पर ही नहीं बल्कि राज्य के आदर्शों पर पुस्तक लिखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? ऑप्शन है आपके मैक्स वेबर, लास्की, डेविड हेल्ड और लासवेल।
तो सही उत्तर है दोस्तों, एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह राज्य को लासवेल ने कहा है। तो लासवेल लासवेल संप्रभुता के परंपरागत स्वीकार को स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि जो राज्य है एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन है आपके एम.पी. फालेट, हीगल, प्लेटो और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये देखिए पीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है। तो राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, ये कथन हीगल का है। हीगल को आप जानते हैं एक आदर्शवादी विचारक है और राज्य की उत्पत्ति की वो व्याख्या करते हुए कहते हैं कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है और न्यू स्टेट एक कृति है, एम.पी. फालेट की रचना है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है। लेकिन ये कथन जो है ये फालेट का नहीं है बल्कि हीगल का है, जो कहते हैं कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता है और राज्य का एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 129वां प्रश्न है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य का जो जो कंसेप्ट है उसमें ये है कि ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों को रोजगार, आय, शिक्षा और अशक्तता की स्थिति में संरक्षण का अधिकार दे और सामुदायिक आरक्षण आश्रय प्रदान करे, वो कल्याणकारी राज्य कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? ऑप्शन है आपके हाब्स, मिल, बेंथम और ग्रीन। तो सही उत्तर है राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक ग्रीन नहीं है, क्योंकि ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है। वो राज्य को एक सर्वोच्च नैतिक संस्था मानता था, जबकि बेंथम, मिल, हाब्स राज्य को एक मानव निर्मित यंत्र मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है, ये कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके मैकाइवर, ऑस्टिन, हाब्स या क्रैब। तो सही उत्तर है ये कथन मैकाइवर का है और उसने अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में बहुलवाद के सिद्धांत के क्षेत्र में योगदान करते हुए तर्क दिया है कि राज्य कानून का जनक और शिशु दोनों है। ये साधारण कानून का निर्माण करता है और उससे ऊपर है और ये कानून नागरिकों के आपसी संबंधों और राज्य के साथ नागरिकों के संबंधों का नियमन करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक राज्यों की स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है अर्नेस्ट बार्कर का। बार्कर का मानना है कि आधुनिक राज्यों की स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, क्योंकि व्यक्तियों ने आपसी हित समूहों के लिए राज्य में छोटे छोटे समूह बना लिए हैं। अगला प्रश्न है कौन सा सही है? भूमंडलीकरण का तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीयतावाद, संप्रभु राज्यों का अंत, क्षेत्रवाद या फिर विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। तो सही उत्तर है भूमंडलीकरण का सही अर्थ जो होगा वो होगा विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, सेवाओं और तकनीकी का पूरे संसार में वृद्धि, विकास और विस्तार किया जाता है और पिछले कुछ दशकों में भूमंडलीकरण का विस्तार हुआ है, जिससे पूरी दुनिया एक परिवार के रूप में स्थापित हो गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मनुष्यों का सामूहिक भाईचारा, कांट, राज्य की उच्चतर तार्किकता, बोसांके, राज्य समुदायों का समुदाय, ग्रीन और मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार, लाक। तो सही उत्तर है जो सही युग्म सुमेलित है वो है मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की बात जॉन लाक ने की है और लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और ये अधिकार थे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार। केवल ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित है, अन्य तीनों ऑप्शन सुमेलित नहीं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लाक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो आप जानते हैं जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार लाक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार हैं,
धर्म का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था केवल। तो लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था या नेचुरल स्टेज में जो स्थिति थी उसमें मनुष्यों को केवल प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। अगला प्रश्न है, एक कथन है, राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, ये किसका मानना है? तो राज्य का स्वरूप एक निगम के समान है, ऐसा मैकाइवर का मानना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्की के अनुसार राज्य क्या है? ऑप्शन है आपके समाज और संघ का अधिपति, समाज का सेवक, समाज के साथ समरूप और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है लास्की के अनुसार राज्य जो है वो समाज का सेवक है। अगला प्रश्न है, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, ये कथन किसका है? तो ये मैकाइवर दोस्तों प्रसिद्ध समाजशास्त्री और राजनीति विज्ञानी हैं। उनका मानना है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, और ये धारणा जो है वो विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया है यूपीजीआईसी में, टीजीटी परीक्षा में, और यूपीजीआईसी परीक्षा 2017 में भी पूछा गया है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। मैकाइवर का कथन है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मात्रिक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख क्या था, कौन था? तो सही उत्तर है मात्रिक सिद्धांत के अनुसार परिवार का जो प्रमुख होता था वो सबसे बड़ी महिला सदस्य होती थी, और इसी तरह पैतृक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख जो है सबसे बड़ा पुरुष सदस्य होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त हो गया है और समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। ऐसा राज्य के किस स्वरूप में है? ऑप्शन है आपके लोक कल्याणकारी राज्य, अनिवार्य सेवा राज्य, लोकतांत्रिक राज्य या फिर आदर्शवादी राज्य। तो दोस्तों सही उत्तर है लोक कल्याणकारी राज्य में जो सभी कार्य हैं, राज्य के सभी कार्यों को अनिवार्य माना जा रहा है, क्योंकि राज्य के वो सभी कार्य जिनसे जनता का या लोगों का सर्वांगीण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हो सकता है, वो सभी कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत आते हैं और सभी काम राज्य के लिए आवश्यक समझे जाने लगे हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक राज्य को कैसे वर्णित किया जाता है? पुलिस राज्य, कल्याणकारी राज्य, एक अहस्तक्षेप राज्य और एक तंत्री राज्य। तो सही उत्तर है दोस्तों आधुनिक राज्यों को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में वर्णित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? ऑप्शन है आपके भूमि, प्रजातंत्र, जनसंख्या और संप्रभुता। तो सही उत्तर है दोस्तों राज्य का अनिवार्य अंग प्रजातंत्र नहीं है, जबकि जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता, जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता, ऐसे JBSS याद कर लीजिएगा, 4 प्रमुख आवश्यक तत्व हैं राज्य के। इसी आधार पे यहाँ पर देखिए वही प्रश्न है कि सरकार का आवश्यक अंग कौन सा नहीं है? कानून सरकार का आवश्यक अंग नहीं है। कौन सा राज्य का एक तत्व नहीं है? तो यहाँ पर देखिए धर्म हो जाएगा, ये राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है राज्य का संप्रभुता, और संप्रभुता के अभाव में कोई भी राज्य राज्य नहीं कहा जा सकता है। अगला प्रश्न प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन से संबंधित है। कौन सा वर्ग षाड्गुण्य का भाग नहीं है? ऑप्शन है आपके संधि विग्रह, यान आसन, द्वैधी भाव संधि, खडयंत्र, पंचशील। तो दोस्तों खडयंत्र और पंचशील जो हैं ये षाड्गुण्य सिद्धांत का भाग नहीं है। कौटिल्य ने विदेश संबंधों के संचालन में 6 प्रकार की नीतियों का यानी षाड्गुण्य का उल्लेख किया है, जिसमें संधि विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्वैधी भाव शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में से नहीं है? तो 7 अंगों में देखिए ऑप्शन देख लीजिए, स्वामी, पुरोहित, पुर, कोश।
तो सही उत्तर है दोस्तों जो पुरोहित है वो प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांतों में से नहीं है। स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग दंड कोष और मित्र ये सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग हैं जिसमें से पुरोहित शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? ऑप्शन है आपके रूसो, मनु, कौटिल्य या फिर गांधी। तो सही उत्तर है सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन कौटिल्य के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनु की 60 गुण नीति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके शांति, व्यवहार, संश्रय और विग्रह। तो सही उत्तर है दोस्तों व्यवहार शामिल नहीं है मनु की 60 गुण नीति में, जबकि शांति, संश्रय और विग्रह ये शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? राजस्थान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान राज्य नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत एक राज्य है, नेपाल भी और बांग्लादेश तथा श्रीलंका, जबकि राजस्थान जो है वो भारत का एक प्रांत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से राज्य का मूल तत्व क्या है? ऑप्शन है आपके सर्वसत्ता, खजाना, सेना या फिर राजा। तो सही उत्तर है सर्वसत्ता, जिसको कि संप्रभुता भी कहा जाएगा। ये राज्य का मूल तत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व क्या है? तो सही उत्तर है सर्वोच्च सत्ता। यदि किसी राज्य में सर्वोच्च सत्ता नहीं है तो उसे राज्य नहीं कहा जा सकता, इसलिए सर्वोच्च सत्ता या संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है। इसी आधार पे अगला प्रश्न भी है, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ये है संप्रभुता। और कौन सा राज्य नहीं है? तो कंफ्यूज मत होइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, राष्ट्र संघ और बांग्लादेश में कौन सा राज्य नहीं है? तो सही उत्तर है राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ एक संगठन है या संस्था है, ये राज्य नहीं है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और बांग्लादेश ये राज्य की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है? ऑप्शन है आपके कांट, ग्रीन, हीगल या फिर जॉन लॉक। तो सही उत्तर है दोस्तों हीगल। हीगल ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं किया है। हीगल एक आदर्शवादी विचारक है। उसका मानना है कि राज्य स्वयं निश्चित और पूर्ण मस्तिष्क है। सच्चाई, बुराई और लज्जा और शुद्धता, चंचलता और धोखेबाजी के भावनात्मक नियमों को स्वीकार नहीं करता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन समाज और राज्य में भेद करता है? ऑप्शन है आपके पैरेटो, मैकाइवर, ब्राइस और चार्ल्स मेरियम। तो सही उत्तर है दोस्तों समाज और राज्य में भेद करने वाला विचारक है मैकाइवर। मैकाइवर समाज और राज्य में भेद करते हुए राज्य के बहुलवादी अवधारणा के समर्थक हैं और उनकी पुस्तक का नाम है वेब ऑफ गवर्नमेंट। वेब ऑफ गवर्नमेंट में समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समुदायों को राज्य के कार्यों में सहभागी बनाने की वकालत करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने राजनीति विज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और यदि किसी प्रश्न में आपको कोई समस्या हो रही हो, दुविधा हो रही हो, तो हमें उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका समाधान किया जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।